Arif Alvi's astonishing remarks on Sunday that he did not sign the bills amending the Official Secrets Act and the Pakistan Army Act into law. It's worth knowing what changes these bills proposed. Both bills, widely criticized by both the opposition and Treasury benches, were passed by the Senate and National Assembly and sent to the President for his approval a few weeks ago. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023। मगर उस बिल को पढ़ने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज़ अ बिल होता क्या है। देखो दोस्तों, बिल जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि लेजिस्लेचर के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और लेजिस्लेचर उस पर कंसेंट देंगे और जो है फिर सिग्नेचर होंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद वो बिल एक एक्ट बन जाएगा, वो बिल एक कानून बन जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ अ बिल इज़ अ प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन अंडर कंसिडरेशन बाय अ लेजिस्लेचर। यानी बिल जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है टू मेक अ लॉ। ठीक है, तो एक्ट तभी बनता है जब एक बिल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको प्रोसीजर बताऊं तो इस तरह है कि कोई बिल पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल कोई फेडरल लॉ है, पार्लियामेंट में जो है वो इधर नेशनल असेंबली या सेनेट, सपोज करें नेशनल असेंबली में बिल को जो है वो प्रेजेंट किया गया है तो फिर नेशनल असेंबली में उस बिल पर पहले वोटिंग होगी। ठीक है, तो अगर बिल जो है वो रिलेट करता है, कंसर्न्ड है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो बिल इसलिए प्रोड्यूस किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लानी है, तो फिर नेशनल असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी होना लाजमी है। यानी 2/3 मेजॉरिटी वोटिंग करेगी। टोटल 342 मेंबर्स है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, उसके अलावा यानी अमेंडमेंट के अलावा कोई भी अगर बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी हो, वो वोटिंग करे। ठीक है, उसके बाद जब नेशनल असेंबली से वो पास हो जाएगा तो फिर सेनेट में जाएगा, सेनेट भी इसी तरह वोटिंग करेगी, सिंपल मेजॉरिटी, और वहाँ से भी अगर वो पास हो गया तो फिर वो प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट भी सेटिस्फाई हैं कि ये बिल सही है तो उस पर सिग्नेचर कर देंगे और फिर वो बिल जो है वो हो जाएगा एक एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो वो अभी अजान हो रही है, अजान के बाद हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो फिर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में जो है वो एक कुछ रीजंस रिकॉर्ड करेगा, नॉट पर प्रेसिडेंट के ये कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये सेक्शंस नहीं होने चाहिए, ये प्रोविजंस नहीं होने चाहिए, और वो नोट लिखने के बाद वो उसी बिल को वापस भेज देगा उसी हाउस में, पार्लियामेंट के उसी हाउस में जहाँ से वो फर्स्ट कमेंस हुआ था। तो हमारे केस में नेशनल असेंबली है, तो जब वहाँ पर बिल वापस आएगा तो नेशनल असेंबली उन कंट्रोवर्सीज़ को ख़त्म करेगी और ख़त्म करने के बाद दोबारा वोटिंग होगी, वही प्रोसेस चलेगा, फिर सेनेट और फिर वापस प्रेसिडेंट के पास आएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा और फिर वो कानून बन जाएगा। तो दोस्तों ये तो इस तरह था कि भाई बिल था, बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सपोज़ करें अगर कोई एक्ट वैसे ही पहले बना हुआ है और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो अब माहौल के हिसाब से जो है वो अप्लाई नहीं हो सकते, इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, उनको यूज़ करने से, उनको इन्फोर्स करने से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। उनको अगर अमेंड करना चाहे गवर्नमेंट तो फिर उसको भी अमेंड किया जा सकता है। तो बिल वहाँ उसके लिए भी बिल पेश होगा, इधर नेशनल असेंबली या सेनेट जहाँ से भी अराइज हो, फिर वही प्रोसेस चलेगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस बिल को रेटिफाई यानी सिग्नेचर करेगा और फिर वो उसको फिर कहा जाएगा अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह है द ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जो कि एक एक्ट था, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में जो इन्फोर्स हुआ था, जो बना था, उस एक्ट में इस बार लाई गई हैं कुछ अमेंडमेंट्स। लेकिन सिर्फ ये एक एक्ट नहीं है, 2 एक्ट में एक ही वक्त अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। एक है आर्मी एक्ट और दूसरा ये द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करेंगे द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि आर्मी एक्ट में कौन से अमेंडमेंट्स को लाया गया। ऐसा ओरिजिन को देख लेते हैं हम द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। दोस्तों ये इन्फोर्स हुआ, ये इनेक्ट हुआ, ये बना 1923 के अंदर, यानी ये वो वक्त है जब पाकिस्तान अभी तक नहीं बना था, बंटवारा नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुई थी। ठीक है, 1947 में हुई वो, जाहिर सी बात है।
1923 का वो वक्त है जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज चल रहा था, ठीक है, अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी, उस वक्त ये बनाया गया। दोस्तों इस एक्ट के दो पर्पस थे, उस वक्त भी और इस वक्त भी। पर्पस क्या थे? सबसे पहला पर्पस कि भाई कोई भी बंदा, ईदर वो सर्वेंट है गवर्नमेंट का, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का, या वैसे ही कोई आम सा बंदा भी, इंडियन कोई भी, वो जो है वो नहीं करेगा डिस्क्लोज़ अपने मुल्क की इन्फॉर्मेशन को, डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन को किसी एनिमी के साथ। एनिमी को वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि उससे वो फ़ायदा ले सकता है और ब्रिटिश राज को नुकसान दे सकता है, ठीक है। और दूसरा, एक तो ये मतलब ब्रिटिश राज को वो इन्फॉर्मेशन देने से ब्रिटिश राज को नुकसान हो सकता है, इन्फॉर्मेशन एनिमी को दी जाए तो। और दूसरा ये कि भाई किसी भी गवर्नमेंटल साइट लोकेशन पर कोई बंदा अप्रोच नहीं कर सकता, वो साइट्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं फॉर द पब्लिक। तो ये दो पर्पज़ इससे। दोस्तों ये जो एक्ट है जब ये बना उसके बाद 40 मुल्क, इस वक्त 40 मुल्कों में ये एक्ट बराह रास्त एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है, रेटिफाई किया है उन मुल्कों ने। लेकिन कनाडा ने इस वक्त जो है वो स्टेप बैक कर दिया फ्रॉम दिस एक्ट, अब वो नहीं, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम में ये एक्ट अभी भी इन्फोर्स्ड है, सब्जेक्ट टू सर्टेन अमेंडमेंट्स मेड अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, या जो भी उनका जो माहौल है। तो इसी तरह हमारे मुल्क में भी ये एक्ट इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्स्ड है, अप्लाइड है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी उसी वक्त जब ये मुल्क बना 1947 में। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब आप देखते हो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में वो कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी डेश ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो ये जो यहाँ पर गैप है, यहाँ पर पहले वर्ड था इंडियन, जिसको ख़त्म किया गया, अमेंड कर दिया गया, क्योंकि ये इंडियंस के लिए था, अब इसको अमेंड कर दिया गया और पाकिस्तान में ये अप्लाई कर दिया गया। दोस्तों ये एक फेडरल एक्ट है जो कि पूरे मुल्क में अप्लाई होता है, पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जैसे जैसे फिर वक्त गुजरा उसके वक्त के साथ जो है वो डिफरेंट अमेंडमेंट्स लाई गई हैं इस एक्ट के अंदर। दोस्तों टोटल इसके अंदर 15 सेक्शंस हैं, 15 सेक्शंस। और इसके अंदर जो पावर टू व्हाट वी कैन से टेक कॉग्निजेंस जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दी गई है। लेकिन अगर कोई बंदा जो कि लायबिल हुआ है इस एक्ट के वायोलेशन की वजह से, तो अगर वो डिमांड करता है कि उसकी प्रोसीडिंग्स को सेशन कोर्ट के सामने लाया जाए, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको सेशंस कोर्ट के यहाँ भी भेज सकता है। लेकिन पावर एक्चुअल इस एक्ट के मुताबिक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को है। दोस्तों पेनल्टीज़ की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों है। इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 इयर्स की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 14 इयर्स तक भी वो एक्सटेंड कर सकती है। तो दोस्तों अब आते हैं हम ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल, यानी जो इस एक्ट जो कि एक्ट था उसमें अमेंडमेंट लाई गई। जो एक तो नहीं, बहुत सारी अमेंडमेंट्स लाई गई है इसके अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि इस एक्ट यानी ये जो अमेंडमेंट बिल है, इस अमेंडमेंट बिल को बड़ी मुश्किल से पास किया गया। नेशनल असेंबली में ये सबसे पहले कमेंस हुआ, वहाँ से पास जब हुआ तो सेनेट में आया। सेनेट में जो है वो वहाँ पर ट्रेजरी बेंच और जो अपोजिशन बेंच थी, ट्रेजरी बेंच यानी गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों की कंट्रोवर्सीज रही। वो जो है वोटिंग नहीं कर रहे थे टू पास दिस एक्ट। तो फिर क्या किया गया कि जब वोटिंग नहीं होती, यानी जब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं लोग, तो एक सिचुएशन ये भी है कि उस अमेंडमेंट बिल को या उस बिल को, ये तो अमेंडमेंट बिल है, इसके अलावा कोई और बिल भी हो सकता है, तो उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी जो कि बनाई जाती है फॉर अ टाइम बिंग, उस स्टैंडिंग कमेटी के यहाँ सेंड किया जाएगा उस बिल को। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, इस अमेंडमेंट बिल को भी स्टैंडिंग कमेटी के वहाँ भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी ने वो क्लॉजेज, वो सेक्शंस, वो पार्ट्स ख़त्म कर दिए, डिलीट कर दिए जिन पर कंट्रोवर्सीज थी। उन कंट्रोवर्सीज़ को ख़त्म करने के बाद वोटिंग हुई और फिर वो सेनेट से पास हुआ। फिर आती है बात कि वो उसको लाया गया प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन जो कि मैंने आपको ऑडियो स्टार्टिंग में ही दिखाई थी, मतलब जो कि आपको सुनवाई थी, उस ऑडियो में प्रेसिडेंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि और ये बड़ा स्टेटस पे मशहूर हुआ, व्हाट्सएप पे, कि सोशल मीडिया पे भी बड़ा मशहूर हुआ कि प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैंने कंसेंट ही नहीं दी, मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया है इस बिल पर। तो अब आप अपने हिसाब से लगाएं, अपना हिसाब के किसने वो सिग्नेचर की उस अमेंडमेंट बिल पर और ये जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हुआ। मैंने बताया कि
दो एक्ट में एक ही वक्त अमेंडमेंट्स लाई गई, एक ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और दूसरा आर्मी एक्ट। और आज हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर बात करें तो इसके मुताबिक जब ये हो गया, पास हो गया, दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट के सामने लाया गया तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने तो सिग्नेचर ही नहीं की और ये एक्ट पास हो गया। चलें, वो हमारा मसला नहीं है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स लाई गई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। तो सबसे पहली जो अमेंडमेंट की गई उस बिल में ये थी कि एक डेफिनेशन जो कि बात करती है कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशंस के बारे में, उस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी उसमें बहुत सारी और चीज़ों को भी ऐड किया गया। ठीक है, क्या चीज़ें ऐड की गई? The amendments in the Secrets Act have broadened the definition of military installations and brought digital and modern means of communication into the law's ambit। ठीक है, यानी डिजिटल वर्ल्ड में भी अगर इस तरह का कोई कम्युनिकेशन होती है, इंफॉर्मेशन लीक होती है, तो उसको भी इस एक्ट में अब डाला गया है। ठीक है, यानी इसके मुताबिक ब्लॉगर्स जो हैं वो भी लायबिल हो सकते हैं अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन वो रिलीज़ करते हैं, लीक करते हैं। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन उसको भी एक्सटेंड किया गया है, उसको भी वाइड किया गया है कि वो इंक्लूड करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स के। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाऊं कि ये जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर, वो उसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बस इतना ही है। लेकिन अमेंडमेंट में जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो ऐड कर दी गई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या द डेफिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वाइडेंड एज इट नाउ इंक्लूड्स एनी रिटन, अनरिटन, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर टेंजिबल और इंटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट। टेंजिबल यानी टचेबल और इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट वन। ठीक है, इसी तरह एनिमी, दुश्मन जो है वो उसकी भी डेफिनेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार, जो कि पहले नहीं थी। यानी अब एनिमी बताया जाएगा कि कौन है एनिमी। इसमें ये एनिमी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई बंदा जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी अगर कोई फॉरेन एजेंट को हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो भी एनिमी होगा। जिस पर ये बड़ा एक्सपर्ट्स की राय जो है वो एक्सपर्ट्स जो है वो बड़े, मैं कहूँ कि वो अपनी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स दे रहे हैं कि एक बंदे को आप किस तरह लायबिल कर सकते हो जो कि कोई काम कर रहा है अनइंटेंशनल, यानी वो अनइंटेंशनल, उसकी इंटेंशन नहीं है और वो अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और फॉरेन किसी एजेंट के पास वो चली जाती है तो उसको लायबिल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसके अंदर सेक्शन 6A को भी जो है वो पुट किया गया। ए दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी एक सेक्शन के साथ ए लगा हो यानी अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 6A हो, 6B हो, 6C हो, यानी वो अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं सेक्शंस। ठीक है, तो 6A को भी पुट किया गया है जो कि ये बात करता है कि अमेंडमेंट बिल क्रिएट्स अ न्यू ऑफेंस। क्या ऑफेंस क्रिएट करता है? ऑफ अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, यानी अगर कोई इंटेलिजेंस सर्विस का कोई बंदा है उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज करना एक जुर्म है, जिसकी सज़ा क्या होगी? द ऑफेंस वुड बी पनिशेबल बाय अप टू 3 years इन जेल और 10 million का फाइन भी हो सकता है। और उसके अलावा जो है वो प्रोहिबिटेड जो एरियाज़ हैं उनकी डेफिनेशन, उनकी जो डेफिनेशन उनको, उनकी क्लॉजेज़ को भी कुछ एक्सटेंड किया गया है, यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी यहाँ पर पुट किया गया है, उनकी जगहों को। देखिए, आर्मी एक्ट में भी लाई गई अमेंडमेंट और इस एक्ट में भी, और अमेंडमेंट दोनों ही इस नौइयत की हैं जिनमें जो है वो आर्मी से बहुत चीज़ें जो है वो डील कर रही हैं। और वहाँ पर फिर हम सदर कहते हैं कि मैंने सिग्नेचर भी नहीं की, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि ये जो एक्ट एक्चुअल में था, जो 1923 में बना था, उसका जो मेन पर्पस था वॉर के वक्त, यानी जंग के वक्त अगर इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है, कोई बंदा जो है वो ऑफिशियल्स की ड्रेस को यूज़ करता है, तो फिर वो पनिशेबल होगा। लेकिन अब इस एक्ट को इस तरह अमेंड किया गया है कि अब पीस टाइम के दौरान भी अगर इस तरह का कोई बंदा काम करता है तो वो भी हेल्ड लायबल होगा। और उसके अलावा सेक्शन 3 को जो है वो रीनेम किया गया है फ्रॉम पेनल्टीज फॉर स्पाइंग टू ऑफेंसेस। अब सेक्शन 3 का नाम होगा ऑफेंसेस, तो ये भी एक चेंजिंग लाई गई है। और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट वो ये कि अगर कोई व्लॉगर है, कोई व्लॉग बना रहा है अपना और ड्रोन कैमरा को आसमान में उड़ाता है और अगर कोई
कैंट वगैरह है उसकी वीडियो को वो अगर कैप्चर कर लेता है, पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है, तो ये भी एक जुर्म होगा। तो ख्याल कीजिएगा ब्लॉगर्स आप सब कि किसी मिलिट्री कैंप का जो है वह पिक्चर ना लीजिएगा, क्योंकि ड्रोन कैमरा से ली गई फ़ोटोग्राफी भी अब क्राइम है बाय दीज अमेंडमेंट्स मेड टू दिस एक्ट। एक और भी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट वो ये कि अगर कोई बंदा जो है वो विज़िट करने जाता है किसी भी एड्रेस पर, किसकी एड्रेस, फॉरेन एजेंट की एड्रेस पर, अब चाहे वो फॉरेन एजेंट पाकिस्तान से बाहर कहीं हो या वो भले फॉरेन एजेंट पाकिस्तान के अंदर कहीं बैठा हो, और वहाँ पर अगर कोई उससे मिलने भी जाए तो ये भी एक ऑफेंस होगा। तो अपने किसी फॉरेनर दोस्त के पास मत जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पावर जो है वो दी गई है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, FIA को। वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी इन ऑफेंसेस की। इससे पहले FIA का जिक्र नहीं था इस एक्ट के अंदर, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ जो पुलिस था SP, वही तमाम जो काम करता था, वही ऑर्डर करता था उनसे जो इंफीरियर रैंक के जो ऑफिसर थे उनको। लेकिन अब FIA का भी क्लॉज को पुट किया गया है इस अमेंडमेंट में। और जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो FIA का BPS 17 या इक्वलेंट कोई ऑफिसर होगा, जिसको DG FIA डायरेक्टर जनरल जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहेगा कि आप ये करो या क्या इन्वेस्टिगेशन। और उसके लिए JIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जा सकती है, जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। और उसके अलावा वो JIT जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी विदिन 30 डेज़, यानी 1 महीने के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं, जल्द से जल्द, यानी काम को कंप्लीट करना है। और दोस्तों ये जो डॉन का ये जो आर्टिकल मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ जिसमें ये अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया है, इनके अकॉर्डिंग के ये अमेंडमेंट इस तरह की अमेंडमेंट है जिसमें जो है वो शायद इस तरह के मद्देनज़र रखा गया है May 9 की वायोलेंस को। जो PTI की जो पार्टी थी उनके जो वर्कर्स ने अटैक किया था कैंटों पर, ठीक है, हाउसेज ऑफ आर्मी ऑफिशल्स पर, उस मामलों को, उन चीज़ों को देख कर शायद जो है वो ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डॉन न्यूज़। दोस्तों ये हमने देखा अमेंडमेंट्स टू द एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इनमें जो अमेंडमेंट्स थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आर्मी एक्ट में भी अमेंडमेंट्स लाई गई साथ साथ बिल्कुल इसके। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और चाहते हो कि उस पर भी आर्मी एक्ट में भी जो अमेंडमेंट्स लाई गई उन पर भी लेक्चर बनना चाहिए, तो कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।